बीजेपी की कद्दावर नेता, राज्यसभा सांसद और पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा जी मेरे साथ में हैं और एग्जिट पोल देख रहे हैं कि पूरे पूरे भाजपा के पक्ष में। क्या प्रतिक्रिया आपकी? आप जो पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी पर विश्वास रखता है, ये आज जाहिर हो चुका है। और मैं समझता हूँ कि अभी तो ये एग्जिट पोल है, और जैसे जैसे 4 तारीख आएगी और 4 तारीख का जो काउंटिंग होगी, तो ये निश्चित रूप में 400 के पास पहुंचेगा। अभी भी हालांकि कई एग्जिट पोल ने 400 के पास दिखाया है। और जिस तरीके से पूरे देश में 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम हुआ है, एक सुशासन मिला है, भारत मजबूत हुआ है, रक्षा के क्षेत्र में काम हुआ है, स्वास्थ्य की, पूरे देश के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता हुई है। किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि बैंक का अकाउंट खोलने का लाभ क्या होता है। भ्रष्टाचार ये एक इस प्रकार से दूर हुआ कि सीधे के सीधे जितना भी सरकार सहायता करती, वो सीधे उनके अकाउंट में पहुंच जाता है। गांव में किसी ने सोचा नहीं होगा, पिक्चरों में देखते थे कि डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया। आज इंटरनेट गांव गांव में, आज तो मूंगफली वाला, किसान का खीरा बेचने वाला भी अपने मोबाइल से अगर पैसा नहीं ले गए तो वो डेबिट क्रेडिट करना जान गया है। इतना तेजी से विकास जो अमेरिका ऐसा देश भी नहीं सोच सकता था, वो आज भारत में हो रहा है। और महिला सशक्तिकरण के लिए उनको 33% का आरक्षण दे दिया गया, पिछड़े वर्ग को एक संवैधानिक दर्जा उसके आयोग को दे दिया गया, और पंचतीर्थ बना के जो अनुसूचित वर्ग के लोग थे उनका पूरा भीमराव अंबेडकर जी को एक तीर्थ स्थान की तरीके से उसको प्रोजेक्ट किया गया, सारा कुछ किया। पहले भी 400, अगर जो आप 400 की बात कर रहे हैं, 350 से ऊपर बीजेपी की एनडीए की थी, और 50 लोग लगभग ऐसे थे लोकसभा में जो बीजेपी के समर्थन में थे, जिसमें जो शिवसेना का विभाजित पक्ष है वो बीजेडी, वाईएसआर, तमाम लोग ऐसे थे जो बीजेपी को समर्थन करते थे। उनको मिला ले तो 400 से ऊपर थे। लेकिन विपक्ष ने ये झूठा प्रचार कर दिया कि बीजेपी 400 पार इसलिए लाना चाहती, वो संविधान को बदलना चाहती। जबकि बीजेपी ने ये आरोप लगाया था कांग्रेस पर। कांग्रेस ने एक बड़ी प्रयास वाली चाल चली थी कि उन्होंने आंध्र प्रदेश में और जो कर्नाटका है उसमें उन्होंने ओबीसी एससी के आरक्षण में से मुस्लिम वर्ग के समान वर्ग के लोगों को भी आरक्षण दे दिया। इससे ओबीसी का आरक्षण, एससी का आरक्षण, आदिवासी का आरक्षण वो कम हो गया। इस बात को बीजेपी ने विरोध किया। हालांकि उसको आपने देखा होगा ममता जी ने भी किया, तो हाईकोर्ट ने उसको रोक दिया। आंध्र प्रदेश को भी रोक दिया। ये केवल मुस्लिम वोट पाने के लिए, जानते थे कि संविधान के विरुद्ध कर रहे हैं, संविधान का हम उल्लंघन कर रहे हैं, संविधान को हम तोड़ रहे हैं, बदल रहे हैं। ये जानते हुए उन्होंने वोट के लालच में मुस्लिम को आकर्षित करने के लिए, जबकि वो दे नहीं सकते, उन्होंने सामान्य प्रवृत्ति के मुस्लिम वर्ग को भी आरक्षण दे दिया, उनको बेवकूफ बनाने के लिए। और ये केवल चुनाव के पहले घोषणा करा। बीजेपी ने इसका विरोध किया कि आप ऐसा कर ही नहीं सकते, आप मुस्लिम को भी छलावा कर रहे हैं, और सबसे बड़ा धोखा आप अनुसूचित वर्ग को और ओबीसी को दे रहे हैं कि आप उनके कोटे से निकाल कर दे रहे हैं। तो उस पर इन्होंने बीजेपी का दुष्प्रचार कर दिया कि बीजेपी 400 आएगी तो वो जो है वो संविधान बदल देगी। अगर हम बात करें 2019 की, तो क्या 2019 का भी बीजेपी इस बार रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है? क्या लगता है, क्योंकि आप देश भर में चुनाव प्रचार में थे, तो ऐसे में क्या लगता है कि 2019 को भी क्रॉस करेगी? जो उसके सांसद थे उससे ज़्यादा सांसद इस बार जीतने जा रहे हैं। देखिए, मैं गुजरात रहा, मैं मध्य प्रदेश काफ़ी समय रहा, अभी बंगाल में भी मैं 23-24 दिन रहा था पिछले महीनों में, तमिलनाडु में भी 18 दिन का मेरा सभाएं, दौरा, संगठन के काम थे। मैं राजस्थान में भी काफ़ी रहा, हरियाणा में भी सभाएं करके आया हूं, और महाराष्ट्र का तो मैं पूरे 2 महीने तक, पौने 2 महीने तक मैं वहाँ का प्रभारी के तौर पर मैंने चुनाव का संचालन किया है। और उत्तर प्रदेश में मेरा एक एक जिलों में जाना हुआ है। मैं कह सकता हूँ, विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये भारत, पूरा देश मोदी में था। ये भूल थी विपक्ष की। विपक्ष अंडर करंट को नहीं जान रहा था, वो अंडर करंट था। जो मोदी करंट था वो विपक्ष को लगा है। और मोदी जी का जो काम था वो बोलता 24 घंटे काम, 24 घंटे परिश्रम,
विपक्ष के पास तो मैं कह सकता हूं कि उनका 1.25 गुना भी कोई एक नेता नहीं होगा जो मोदी जी के पैरेलल खड़ा होने की कोशिश कर सके। इसलिए आप आश्चर्य करोगे ना, ये आश्चर्य है, पूरी दुनिया के लोकतंत्र के लिए एक उदाहरण है कि एक व्यक्ति आज तक पराजित नहीं हुआ है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। जब लड़े तो हमेशा उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, तो पूरा वो उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो जीत का रिकॉर्ड है। वो पूरा गुजरात में बार बार मुख्यमंत्री होते रहे, कई बार मुख्यमंत्री बने। उसके बाद जब से वो बीजेपी के नेतृत्व में उनका चुनाव हो रहा है, उनके नेतृत्व में बीजेपी चुनाव लड़ रही है। आप देख लीजिए 10 साल वो बीजे, ये 15 साल ये भी आ रहा है। और उनका जो सबसे बड़ा रिसर्च करने की जरूरत है कि मोदी जी की लोकप्रियता का मत प्रतिशत कम नहीं हुआ है, लगातार बढ़ता जा रहा है। ये व्यक्ति का परिश्रम है, ये व्यक्ति का विजन है, ये व्यक्ति का कॉन्सेप्ट है, ये व्यक्ति का सबको साथ में लेकर चलने का संकल्प है। और जो भारत जिस प्रकार से डेवलप कर रहा है, विदेश भी आश्चर्यचकित है। और भारत की जनता तो जानेगी कि जो मोदी जी ने कह दिया वो करेंगे। कई कई परिवारों को मैं जानता हूं, घोर कांग्रेसी, घोर सपाई थे। मुस्लिम परिवार भी हमने कई देखे, लेकिन जब वो डालने गए तो उनकी महिला बीजेपी के कमल को दबाई आई। पति पत्नी में झगड़ा हुआ, 2 केस मेरे पास आए। पति ने उनको कहा कि मैं तुमको तलाक दे दूंगा। पत्नी ने कहा मैं तलाक ले लूंगी, लेकिन जिसने मुझे घर पे राशन दिया है, जिसने मेरे घर के बच्चों को रोजगार दिया है, जिसने जो है हमारे 5 लाख का स्वास्थ्य का बीमा दिया है, जिसने हमको रहने के लिए मकान दिया है, गैस का चूल्हा दिया है, मैं उसको ही वोट दूंगी। और कह के पति पत्नी का झगड़ा हुआ है। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 295 सीट हमारी आ रही हैं, उसमें इंडिया गठबंधन के सभी नेता मौजूद थे। इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? मेरी प्रतिक्रिया से पहले उनके चेहरे की प्रतिक्रिया को आप बता दो। उनका चेहरा बता देगा कि 295 आ रही है कि नहीं आ रही है। उनको भी पता है, लेकिन अब उनको क्योंकि ईवीएम कहना है, उनको क्योंकि चुनाव आयोग पर आरोप लगाना है, उनको शासन सत्ता पर आरोप लगाना है, इसलिए वो दावा करेंगे। बाद में कहेंगे मेरे दावे के बाद भी इतनी सीट नहीं आई। ये उनका एक मैं कह सकता हूँ कि उनका एक स्वप्न का साकार करने की अंतिम अवसर है। और निश्चित रूप में वो स्वप्न देखते रहें और मोदी जी जनता के स्वप्न को पूरा करते रहेंगे। और 4 तारीख को मैं समझता हूँ कि 400 पार का ही होगा, मंगलवार है, और मंगल करेगा भारतवर्ष का, भारत की जनता का। और एक तीसरी दिवाली पूरे देश में 4 जून को लोग मनाएंगे। पहली दिवाली लक्ष्मी जी की पूजा, दूसरी दिवाली जो है राम जी की पूजा 22 जनवरी को मंदिर निर्माण पे, और तीसरी पूजा जनता जनार्दन की और भाजपा के कार्यकर्ताओं की, वो 4 जून को मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की। महाराष्ट्र में आपने 2 महीने बहुत मेहनत की, लगातार वहाँ फील्ड में रहे, लगातार काम किया। क्या लगता है महाराष्ट्र में क्या रिजल्ट आने वाला है? सुखद रिजल्ट। पिछला जो हमारा रिजल्ट रहा है उसके हम काफ़ी करीब होंगे और उसको हम पार भी करेंगे। और मैं कह सकता हूं कि महाराष्ट्र में जितना विपक्ष, पूरा देश का विपक्ष की सारा रणनीति षड्यंत्र का केंद्र महाराष्ट्र था। और उसके जो सबसे बड़े कर्णधार थे आदरणीय शरद पवार जी, वो महाराष्ट्र में अपनी बारामती सीट से निकल नहीं पाए बाहर। ये भी एक बीजेपी का रण कौशल था कि उनको अपनी सीट जीतने के लाले पड़ गए और वो भी हार जाएंगे बारामती में। तो कह सकते हैं कि मोदी मैजिक जो है ना, वो कोई प्रदेश को छोड़ा नहीं है उसने, वो हर जगह चला है। और महाराष्ट्र में स्थितियाँ इसलिए भी विपरीत थी कि जो हमारे सहयोगी गण थे वो अभी चूंकि तुरंत ही फ्रैक्शन हुआ था, उनको अपना संगठन को अभी गठन करने की प्रक्रिया में वो चल रहे थे, इसी समय चुनाव हुआ। ऐसी स्थिति में बीजेपी की दोहरी जिम्मेदारी बनी कि हमने अपना भी चुनाव लड़ा, अपने सहयोगी को भी हमने एक अच्छे मित्र की तरीके से सहयोग किया और उनके भी चुनाव को पूरा सजाने का काम, चाहे शिवसेना शिंदे जी का हो, चाहे अजीत जी का हो, और उन लोगों ने भी हमको समर्थन किया और हमने भी उनका काम किया। जिस तरह उत्तर प्रदेश की हम बात करें, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने ये पूरा लोगों को एक मैसेज देने की कोशिश की, इस बार हवा विपरीत है। इस पर क्या कहना है? उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति दिख रही है फाइनल रिजल्ट जब आने वाले? फाइनल रिजल्ट के दिन और रिजल्ट के पहले था यूपी के 2 लड़के, और रिजल्ट के बाद होगा
यूपी के दो लड़के आपस में भड़के, यही रिजल्ट होना है, क्योंकि हारेंगे, हार के एक दूसरे को कहेंगे, वो कहेंगे कांग्रेस का आधार नहीं था, वो कहेंगे सपा ने सहयोग नहीं किया, और यही बात करके वो फिर कहेंगे ईवीएम गड़बड़ हो गया, दोनों मिलके फिर यही बोलेंगे। और मैं कह सकता हूं कि ये जो लोग हैं, ये निश्चित रूप में चुनाव के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कैसे जातियों में बांट रहे थे, सारे के सारे आ जाते हैं, और जो खास तौर से मैं कहूँगा कि हिंदू धर्म की जातियों को ही याद करते हैं कि तुम कुर्मी हो, तुम पंडित हो, तुम ठाकुर हो, तुम फलाना नाराज हो गया, फलाना नाराज हो गया। अभी कैसा अफवाह उड़ाया, उन्होंने कहा कि राजपूत वर्ग बीजेपी का परंपरागत मतदाता है, नाराज हो गया, नाराज हो गया। 90% से ऊपर बीजेपी को मिला है, हमारे राजपूत वर्ग का भी मिला है, हमें सभी वर्ग का मिला, किसी एक वर्ग का, ब्राह्मण वर्ग का, अनुसूचित वर्ग का, पिछड़े वर्ग का, वैश्य वर्ग का, लोधी वर्ग का, सभी का। बीजेपी को तो किसी जाति धर्म का बीजेपी ने नाम नहीं लिया। तो मैंने कहा ना कि मुस्लिम वोट भी मिला हमको, जो महिलाओं का कुछ प्रतिशत हमको मिला। लेकिन जो इस प्रकार का दुष्प्रचार करके इन्होंने समाज का विग्रह का षड्यंत्र रचा है, मैं समझता हूँ बहुत घातक है। विपक्ष चुनाव लड़े लेकिन देश को विभाजित ना करे, और खास तौर से खंड खंड में विभाजित करना, कि आप मैंने अगड़ा पिछड़ा किया, अब हिंदू मुसलमान कर दिया, और उसके बाद पिछड़ों में भी पिछड़ा कर दिया, अनुसूचित में भी अनुसूचित, और तमाम का विभाजन कर दिया कि ये पासी है तो इस फलाने का है, ये जाटो समाज है तो इसका है। ये नहीं, सब एक है, और इनको आप क्यों अलग करके करते हैं? क्योंकि चुनाव आपको जीतना है। आप दूसरे धर्मों में अलग अलग नहीं करते हैं। मुस्लिम हिंदू के साथ में मिलकर रहे, हिंदू मुस्लिम के साथ में मिलकर रहे, ये समाज की आवश्यकता है। लेकिन आप उसको भी बांटते हो, जाति को, अगड़े और पिछड़े को भी बांटते हो। मोदी जी ने इसीलिए 4 जाति दी है। एक जाति का नाम उनका युवा है, दूसरी जाति का नाम महिला है, तीसरी जाति का नाम किसान है, और चौथी जात है वो गरीबी है। उसमें गरीबी में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। और इन सारी चीजों को, इन चार जातियों का उन्नयन, उनकी समृद्धि का काम इन आने वाले 5 सालों में सरकार को करना है, ये तय हुआ है। डॉक्टर दिनेश शर्मा कह रहे हैं कि मोदी लहर चल रही है और मोदी लहर की वजह से ही इस बार आंकड़ा 400 पार होने जा रहा है, और बीजेपी में काफी उत्साह है। कैमरामैन सऊद के साथ सुशील कुमार तिवारी, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ से।